हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देख रहे हैं चीटो मैन पार्ट नंबर 10 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है ब्रूज्ड एंड बैटर्ड। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि माकीमा और कोबैनी की वजह से कटाना मैन का प्लान फेल हो जाता है और उन्हें डेंजी के बिना ही यहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद आकी को एक हॉस्पिटल में होश आता है। वो देखता है कि डेंजी और पावर उसके बगल में बैठकर मांगा पढ़ रहे थे। पावर देखती है कि डेंजी एक एप्पल खा रहा था, तो वो उससे वो एप्पल छीनने लगती है। डेंजी बोलता है कि कायरों के लिए कोई एप्पल नहीं है जो लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया हो, जिस पर पावर हमेशा की तरह झूठ बोलती है कि वो भागी नहीं थी, उसे भूख लगी तो वो खाना खाने घर चली गई थी। लेकिन डेंजी उसका यकीन नहीं करता और दोनों लड़ने लगते हैं। आकी उनसे पूछता है कि डिवीजन 4 से कोई जिंदा बचा है या नहीं, जिस पर डेंजी बताता है कि वो डरपोक कोबैनी और वो चश्मिश जिंदा बचे हैं, लेकिन उसने जॉब छोड़ दी। ये सुन आकी को बुरा लगता है। डेंजी फिर कहता है कि माकीमा ने मुझे और पावर को बुलाया है, तो हम जा रहे हैं। पावर बोलती है कि वो तो यहाँ बस आकी के लिए लाए फल खाने आई थी। डेंजी एप्पल्स की टोकरी उठा लेता है और एक एप्पल आकी के लिए छोड़ जाता है। उसके जाने के बाद आकी अपनी तलवार उठाता है। दोस्तों, जैसा कि हमें बताया गया था कि अगर आकी इस तलवार को यूज करता है तो उसे अपनी जिंदगी का कुछ समय कुर्बान करना पड़ेगा। तो आकी कर्स डेविल से पूछता है कि उसकी जिंदगी में अब कितना समय बाकी है, और डेविल आकी को बताता है कि अब उसके पास सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। आकी फिर अपनी सिगरेट निकालकर जलाने लगता है, लेकिन तभी उसे हिमेनो की याद आ जाती है और वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। इस समय डेंजी गेट के बाहर ही था। वो अपनी मांगा वापस लेने आया था और वो आकी को रोता हुआ सुन लेता है। डेंजी सोचता है कि इसका रोना बनता है क्योंकि इसके इतने सारे फ्रेंड्स और हिमेनो भी मारी गई है। फिर डेंजी हिमेनो को याद करके सोचता है कि उसे रोना क्यों नहीं आ रहा। जब पोचिता मरा था तब तो डेंजी बहुत दुखी था, लेकिन हिमेनो तो पहली इंसान थी जो डेंजी से दोस्ती करना चाहती थी, फिर भी उसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। डेंजी आगे सोचता है कि पावर के मरने पर तो मैं नहीं रोने वाला, आकी के मरने पर भी नहीं, पर अगर माकीमा मर गई तो 1-2 दिन मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। आखिर 3 टाइम का खाना, नहाना और अच्छी नींद कौन खराब करेगा? कहीं मेरे इंसानी दिल के साथ मेरी इंसानियत भी तो नहीं चली गई? छोड़ो बेकार की बातें, चलो माकीमा के पास चलते हैं। दोनों के जाते ही टेंडो और युतारो आकी को मिलने आते हैं। आकी उनसे पूछता है कि वो दोनों कौन हैं। टेंडो बताती है कि वो दोनों क्योटो से हैं और माकीमा के कहने पर डिवीजन 4 को कोचिंग देने आए हैं। दूसरी तरफ माकीमा, डेंजी और पावर एक कब्रिस्तान में होते हैं। माकीमा बोलती है कि पिछले दोनों हमलों से ये बात तो साफ हो गई है कि दुश्मन डेंजी के पीछे है, इसीलिए वो चाहती है कि डिवीजन 4 और ज्यादा मजबूत बने। डेंजी माकीमा से पूछता है कि क्या वो उन्हें ट्रेन करने वाली है। माकीमा कहती है कि उसके पास इतना समय नहीं होगा, इसीलिए वो उन दोनों के लिए एक परफेक्ट टीचर को लाई है। वो उन दोनों को हिमेनो के मास्टर किशिबे के पास लेकर जाती है। किशिबे फिर माकीमा को चुप रहने का बोलकर कहता है कि उसके पास इन दोनों के लिए कुछ सवाल है। पहला सवाल कि तुम्हें अपने पार्टनर्स के मरने पर कैसा लग रहा है, जिस पर दोनों बोलते हैं कि मरे ही तो हैं, कौन सी बड़ी बात है। दूसरा सवाल कि क्या तुम उनकी मौत का बदला लेना चाहते हो, जिसमें दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा सवाल कि तुम दोनों किसकी साइड हो, इंसानों की या डेविल्स की। डेंजी बोलता है कि जो उसका ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखेगा उसकी। वहीं पावर कहती है कि जो जीतेगा वो उसकी साइड है। किशिबे ये सुनकर दोनों को फुल मार्क्स देते हैं और कहते हैं कि ये दोनों बहुत अलग हैं, जो कि अच्छी बात है। किशिबे फिर माकीमा को यहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि वो ट्रेनिंग अभी शुरू करेंगे। माकीमा के जाने के बाद किशिबे खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो स्पेशल डिवीजन 1 का डेविल हंटर है और उसे बहुत अच्छा लगता है जब लोग उसे टीचर या सेंसाई बोलते हैं। साथ ही किशिबे को दारू, लड़की और डेविल्स को मारना पसंद है। इतना कहकर किशिबे दोनों को इतना जोर से गले लगाता है कि दोनों का दम घुटने लगता है। फिर वो दोनों की गर्दन तोड़कर उन्हें नीचे पटक देता है, जिससे दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। किशिबे एक्सप्लेन करता है तुम दोनों का शरीर भी इंसानों की तरह कमजोर है। फिर किशिबे दोनों को थोड़ा ब्लड पिला देता है, जिससे दोनों रिकवर हो जाते हैं।
डेंजी किशिबे से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? किशिबे बताता है कि माकीमा के कहने पर वो इन दोनों को ट्रेन कर रहा है। किसी कारण से गन डेविल डेंजी के दिल के पीछे पड़ा है और माकीमा को चिंता है क्योंकि डेंजी बहुत कमजोर है। किशिबे आगे बताता है कि उसने आज तक कई इंसानों को ट्रेन किया है, लेकिन डेविल्स को ट्रेन करना उसे नहीं आता। तो उसे ढेर सारी दारू पीने के बाद एक आइडिया आया। किशिबे सबसे ताकतवर डेविल हंटर है। जो डेविल उसे हरा देगा वो सबसे पावरफुल होगा। जब तक तुम दोनों मुझे हराने के काबिल नहीं हो जाते, मैं तुम दोनों को ऐसे ही मारते रहूंगा। पावर कहती है कि ये तो दिमाग से पैदल है। किशिबे फिर से दोनों को पीटने उनकी तरफ जाने लगता है। अब पावर अपने ब्लड से एक हथौड़ा बनाकर डेंजी को देती है। डेंजी किशिबे को मारने जाता है, लेकिन किशिबे अपने चाकू से पहले डेंजी के सीने में और फिर उसके सिर में मार देता है। पावर भी उस पर अटैक करती है, लेकिन किशिबे उसका भी गला काट देता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। किशिबे फिर कहता है कि डेंजी को मारा नहीं जा सकता, पावर तुम भी लगभग अमर हो, तो वो उन दोनों को कितना भी मार सकता है। किशिबे जब छोटा था तब अपने खिलौने तोड़ दिया करता था क्योंकि वो बहुत ताकतवर था, लेकिन अब उसे डेंजी और पावर जैसे खिलौने मिल गए हैं। किशिबे उन्हें मार मार कर सबसे बेस्ट बना देगा। इधर हॉस्पिटल में आकी फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आता। युतारो बोलता है कि फॉक्स डेविल आकी से नाराज है उसका इतना ज्यादा यूज करने के लिए, तो वो नहीं आएगा और वो कर्स डेविल की तलवार भी अब एक दो बार ही यूज कर पाएगा। बेसिकली अब आकी के पास कोई पावर्स नहीं जिनसे वो लड़ सके, इसीलिए वो दोनों यहाँ आए हैं। उनके हिसाब से आकी को अब ये जॉब छोड़ देना चाहिए। उसके पास जितना टाइम बचा है वो आराम की जिंदगी जी सकता है। आती है, जिसे देख आकी हैरान हो जाता है। अब इधर शाम हो जाती है और किशिबे ने मार मार कर डेंजी और पावर की हालत खराब कर दी थी। किशिबे कहता है कि मैं सोने के लिए घर जा रहा हूँ और कल सुबह मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊंगा। किशिबे के जाने के बाद डेंजी नीचे गिर जाता है और बच्चे की तरह चिल्लाने लगता है। पावर को लगता है कि शायद डेंजी के सिर पे चोट लग गई है, तो वो उसके सिर पर जोर जोर से मुक्के मारने लगती है। कुछ देर में डेंजी होश में आ जाता है और पावर से पूछता है कि आज वो कितनी बार मरा था। पावर कहती है कि शायद 20 बार, लेकिन ज्यादातर समय वो खुद होश में नहीं थी, तो उसे पता ही नहीं। अब दोनों घर जाने लगते हैं और डेंजी को ट्रेनिंग से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी लाइफ वापस नर्क बन जाएगी। पावर कहती है कि उन दोनों को भाग जाना चाहिए, लेकिन डेंजी को पता था कि अगर वो भागे तो पब्लिक सेफ्टी वाले उन्हें ढूंढकर मार देंगे। डेंजी फिर गुस्से में कहता है, वो शराबी बुढ़ा हमें खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा है। अब पावर को एक आइडिया आता है कि शराब पीने से उसका दिमाग सड़ गया होगा, तो हम लोग अगर अपना दिमाग लगाएं तो उसे आराम से हरा सकते हैं। डेंजी को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो कहता है कि वो लाइट यागामी से कम थोड़ी है, और दोनों खुशी खुशी घर जाने लगते हैं। अगली सुबह पावर और डेंजी चश्मा पहन लेते हैं ताकि वो स्मार्ट लगे और किशिबे का वेट करने लगते हैं। किशिबे जैसे ही उनके दरवाजे पर आता है, दोनों अपना प्लान शुरू कर देते हैं। पावर अपने ब्लड से भाला बनाकर सीधा किशिबे के सिर पर निशाना लगाती है, लेकिन किशिबे उससे बच जाता है। किशिबे के ऊपर वाले फ्लोर पर पावर ने ढेर सारी खून की बॉटल्स रखी थी, तो वो उनसे भी भाला बनाकर किशिबे पर अटैक करती है, लेकिन वो उनसे भी बच जाता है और मुक्का मारकर सभी भालों को तोड़ देता है। आखिर में डेंजी ऊपर से किशिबे के पीछे आता है और उसे एक कुल्हाड़ी से मारने लगता है, लेकिन उसके पहले ही किशिबे डेंजी के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे डेंजी नीचे गिर जाता है। किशिबे कहता है कि कोशिश अच्छी थी, तुमने इस बार दिमाग चलाया, लेकिन तुम 2 वजह से हार गए। पावर ने बहुत ज्यादा ब्लड यूज किया, जिससे वो कमजोर हो गई और डेंजी किशिबे का अटैक नहीं देख पाया। किशिबे फिर ये कहकर जाने लगता है कि तुमने अच्छी कोशिश की, इसीलिए आज के लिए इतना ही। डेंजी फिर ये बात पावर को बताता है कि उनकी आज की ट्रेनिंग खत्म हुई। ये सुनकर पावर खुश हो जाती है। अब डेंजी खड़ा होने लगता है, लेकिन तभी किशिबे उसके सिर में एक चाकू मार देता है और बोलता है कि शिकार को कभी अपने शिकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ टेंडो और युतारो आकी को एक स्पेशल फैसिलिटी में लेकर जाते हैं। युतारो कहता है कि ताकतवर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि उसकी कीमत भी बड़ी चुकानी होगी। वापस काम पर जाना यानी शेर
शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। तो तुम्हारे पास कोई पावर होनी चाहिए जिससे तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। इसके बाद ये एक जेल जैसी जगह में जाते हैं और यूतारो बताता है कि पब्लिक सेफ्टी ने जितने भी डेविल्स को जिंदा पकड़ा है वो सब यहीं पर है। अब तुम्हारे लिए एक सही डेविल को ढूंढना है। कुछ देर बाद यूतारो आकी से पूछता है कि क्या वो सुंदर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या, जो तुमसे मिलने आई थी? आकी बोलता है कि वो मेरी पार्टनर हिमेनो की छोटी बहन थी। यूतारो को लगता है कि वो आकी पर गुस्सा करने आई होगी, लेकिन आकी कहता है कि ऐसा नहीं है। वो उसे कुछ लेटर्स देने आई थी जो कि हिमेनो अपनी छोटी बहन को भेजा करती थी। वो चाहती थी कि आकी भी इन लेटर्स को पढ़े। आकी देखता है कि लेटर्स में हिमेनो ज्यादातर उसके बारे में ही लिखा करती थी कि कैसे वो आकी को मनाने की कोशिश कर रही है कि उन दोनों को ये जॉब छोड़ देना चाहिए, लेकिन आकी नहीं मान रहा। आकी लेटर पढ़कर समझ जाता है कि हिमेनो उसे लाइक करती थी। अब इधर आकी को सेल नंबर 108 के पास लाया जाता है। यूतारो बताता है कि इस सेल के अंदर फ्यूचर डेविल है और आकी को इसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है। दोस्तों, कई लोगों को अपने फ्यूचर से डर लगता है, इसीलिए ये डेविल स्ट्रॉन्ग है। खैर, यूतारो आगे बताता है कि पब्लिक सेफ्टी में सिर्फ 2 लोगों ने ही फ्यूचर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिसके बदले में एक ने अपनी आधी जिंदगी कुर्बान कर दी और दूसरे ने अपनी दोनों आंखें, साथ में सूंघने और चखने की क्षमता भी। शायद आकी उससे बार्गेन कर पाए। इतना कहकर आकी को सेल के अंदर भेज दिया जाता है। आकी को फ्यूचर डेविल की एक आंख दिखाई देती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आकी को फ्यूचर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करने के बदले क्या कुर्बान करना पड़ेगा, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और गाइस, मेरे को पता है कि आके अपना आंख ही देगा गाइस। बाय गाइस।